नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि एक प्लेटफॉर्म है getngjobs.org। वो उस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी श्रोतागणों के क्वेश्चन आए थे, सवाल आए थे कि एक अच्छा रिज्यूम और बायोडाटा कैसा बनाया जाए। इन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को नोट डाउन करने के बाद हमारे बीच में मिस्टर आदित्य कुमार जी हैं। उनसे उन सवालों के मतलब समाधान पूछे जाएंगे और उस पर प्रकाश डाला जाएगा। सो थैंक यू आदित्य जी, आप अपना वैल्यूबल समय दिया श्रोताओं के लिए। तो सबसे छोटी सी बात ये है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपन ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के पहले बायोडाटा या रिज्यूम भेजना होता है। तो अच्छा रिज्यूम क्या होता है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, तो थोड़ा सा आप श्रोताओं की डिमांड पे आप थोड़ा सा बता दीजिए। जी देखिए, एक रिज्यूमे, सीवी या बायोडाटा जो भी कोई संस्था मांगती है, हमें उस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। उसको कई बार हम क्या करते हैं कि एक बायोडाटा हम बना लेते हैं और उसी को सभी आवेदनों में हम अटैच करके भेज देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम जब भी बायोडाटा बनाएं, उस संस्था के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा लें। जिस पद के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी जुटा लें और उसके अनुसार हमें अपना बायोडाटा बनाना चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि एक आपका फॉर्मूला बना हुआ है बायोडाटा का और उसी को आप हर आवेदन में डाल दें। ऐसा कभी ना करें। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका जेडी पढ़ें पहले, उसके बाद अगर कुछ हमें लगता है कि इसमें रिज्यूम में चेंज करना चाहिए तो वो उस पर करना चाहिए। सबसे पहले तो यही करना चाहिए। देखिए, सभी संस्थाओं के अपने अपने मापदंड होते हैं एक कैंडिडेट को चुनने के लिए, तो आपका उस हिसाब से बायोडाटा भी वैसा होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू आदित्य जी। और आप लोगों ने सुना है कि आदित्य जी ने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपन को रिज्यूम में मॉडिफिकेशन, एडिट, डिलीशन करना चाहिए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे ही आधार रहता है कि सामने वाले का सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। अब और आगे चलते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं अपन को जो बायोडाटा या रिज्यूम में अपन को डालना चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी बातें जो नहीं डालना चाहिए। तो अभी डालने वाले जो कौन इनपुट करना चाहिए उस पर। देखिए, इस बात को ध्यान में रखें कि जिनको आप अपना बायोडाटा भेज रहे हैं, जो भी एचआर ऑफिसर हैं संस्था के, उनके पास हजारों इस तरह के रिज्यूमे आते हैं। तो उनके पास समय नहीं होता कि वो हर रिज्यूमे को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए आपका जो रिज्यूमे है वो ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ते ही उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो इसलिए बायोडाटा को बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। अब उसमें आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें शुरुआत में सबसे पहले आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी देंगे, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। अच्छा, उसके बाद आप, यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो कितने साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है और किस किस कार्य क्षेत्र में आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वो आपको लिखना होगा। अब इसमें ध्यान दें कि आप उन्हीं कार्य क्षेत्रों के बारे में बताएं जो जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उससे संबंधित हो। अगर आप हेल्थ बेस्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप लाइवलीहुड्स या जेंडर डालेंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हेल्थ में काम किया हुआ है तो आप उसको मेंशन करें, बाकी सारी जानकारी छोड़ दें। उसके बाद, ये करने के बाद आप आगे अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना स्थायी पता रखें। मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो कि जिस पे कि आप अवेलेबल हो। अगर आपको फ़ोन किया जाए तो उस पर आप अवेलेबल मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन कोई और उठा रहा है या नेटवर्क नहीं लग रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ईमेल आईडी में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो ईमेल आईडी है, कभी कभी हम अपना जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का ऑफिशियल ईमेल आईडी दे देते हैं, जो कि गलत है। आपको अपना व्यक्तिगत ईमेल आईडी उसमें देना चाहिए, जो पर्सनल होता है। पर्सनल हो, और पर्सनल आईडी भी आपका ऐसा हो जो सादा हो और वो आपके नाम से जुड़ा हो। मतलब ऐसे आईडी कुछ लोग बना देते हैं कि डैशिंग बॉय या कूल प्रिंस, इस तरह के बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे मैच्योरिटी पता चलती है। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए उसमें कि प्रोफेशनल है। जैसे रमेश कुमार @gmail.com, इस तरह की ईमेल आईडी होनी चाहिए।
अच्छा। और पता जो है आपका स्थायी पता होना चाहिए, जिसपे कि चिट्ठियां जा सके, जिसपे कि पत्राचार जा सके। इसमें भी सर दो चीज़ें हैं, जैसे आप पते की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मेरा घर कहीं और है, मैं जॉब कहीं और कर रहा हूँ, तो मेरे को कौन सा एड्रेस डालना चाहिए उसमें? आप अपना स्थायी पता ही डालें। घर हमारा जो हाँ, है। क्योंकि आप अगर कहीं बाहर रहते हैं, हो सकता है आप किराए के घर पे रहते हो, जी, वहाँ जी। पता नहीं आप वहाँ पे नहीं हो, तब आपकी कोई चिट्ठी आ जाए तो कोई लेने वाला नहीं होगा, अच्छा। तो चिट्ठी के गुमने के चांस होते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप अपना स्थायी पता ही दें। जी, थैंक यू। जैसे आदित्य जी ने आपको बहुत छोटी छोटी बातें, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटे छोटे शब्दों में आपको बता दिए। तो एक अभी आपने बीच में जिक्र किया था पर्सनल जानकारी में क्या मम्मी पापा का नाम या क्या कर रहे हैं वो चीज़ मेंशन करना चाहिए रिज्यूम में कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जो संस्था आपसे रिज्यूमे मांग रही है वो आप में इंटरेस्टेड है, अच्छा जी। आपके परिवार में नहीं। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अपने जी, पिता का जी। नाम लिख देंगे, उनकी पोजीशन लिख देंगे, या किसी सरकारी नौकरी में अगर उनके पिता है तो वो जरूर लिखते हैं जी। कि सरकारी पोस्ट है, ये जो भी पोस्ट है। तो उससे गलत एक इम्प्रेशन जाता है कि आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अपने पिता या परिवार का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, तो आप लोग को मतलब क्लियर हुआ है कि अपने माता पिता का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं देना है ना? और इसके बाद आगे चलते हैं कि सर जैसे फ्रेशर लड़के होते हैं जो, उनके लिए क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए अप्लाई करते वक्त, क्या चीज़, क्योंकि उन पास। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक प्लेटफॉर्म है getngjobs.org। वो उस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी श्रोतागणों के क्वेश्चन आए थे, सवाल आए थे कि एक अच्छा रिज्यूम और बायोडाटा कैसा बनाया जाए। इन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को नोट डाउन करने के बाद हमारे बीच में मिस्टर आदित्य कुमार जी हैं, उनसे उन सवालों के मतलब समाधान पूछे जाएंगे और उस पर प्रकाश डाला जाएगा। सो थैंक यू आदित्य जी, आप मतलब अपना वैल्यूबल समय दिया श्रोताओं के लिए। तो सबसे मतलब छोटी सी बात ये कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपन ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के पहले बायोडाटा या रिज्यूम भेजना होता है, तो अच्छा रिज्यूम क्या होता है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, तो थोड़ा सा आप श्रोताओं की डिमांड पे आप थोड़ा सा बता दीजिए। जी, देखिए, एक रिज्यूमे, सीवी या बायोडाटा जो भी कोई संस्था मांगती है, हमें उस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए उसको। कई बार हम क्या करते हैं कि एक बायोडाटा हम बना लेते हैं और उसी को सभी आवेदनों में हम अटैच करके भेज देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम जब भी बायोडाटा बनाएं, उस संस्था के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा लें। जिस पद के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी जुटा लें और उसके अनुसार हमें अपना बायोडाटा बनाना चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि एक आपका फॉर्मूला बना हुआ है बायोडाटा का और उसी को आप हर आवेदन में डाल दें, ऐसा कभी ना करें। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका जेडी पढ़ें पहले, उसके बाद अगर कुछ हमें लगता है कि इसमें रिज्यूम में चेंज करना चाहिए तो वो उस पर करना चाहिए। सबसे पहले तो यही करना चाहिए। देखिए, सभी संस्थाओं के अपने अपने मापदंड होते हैं एक कैंडिडेट को चुनने के लिए, तो आपका उस हिसाब से बायोडाटा भी वैसा होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू आदित्य जी। और आप लोगों ने सुना है कि आदित्य जी ने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपन को रिज्यूम में मॉडिफिकेशन, एडिट, डिलीशन करना चाहिए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे ही आधार रहता है कि सामने वाले का सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। अब और आगे चलते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं अपन को जो बायोडाटा या रिज्यूम में अपन को डालना चाहिए, या कौन कौन सी ऐसी बातें जो नहीं डालना चाहिए। तो अभी डालने वाले मतलब जो कौन इनपुट करना चाहिए उस पर। देखिए, इस बात को ध्यान में रखें कि जिनको आप अपना बायोडाटा भेज रहे हैं, जो भी HR ऑफिसर हैं संस्था के, उनके पास हजारों इस तरह के रिज्यूमे आते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता कि वो हर रिज्यूमे को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए आपका जो रिज्यूमे है वो ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ते ही उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो इसलिए बायोडाटा को बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। अब उसमें आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें शुरुआत में सबसे पहले आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी देंगे, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। अच्छा, उसके बाद आप, यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो कितने साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है और किस किस
कार्य क्षेत्र में आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको लिखना होगा। अब इसमें ध्यान दें कि आप उन्हीं कार्य क्षेत्रों के बारे में बताएं जो जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा। उससे संबंधित हो। अगर आप हेल्थ बेस्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप लाइवलीहुड्स या जेंडर डालेंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हेल्थ में काम किया हुआ है तो आप उसको मेंशन करें, बाकी सारी जानकारी छोड़ दें। उसके बाद ये करने के बाद आप आगे अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना स्थायी पता रखें। मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो कि जिस पे कि आप अवेलेबल हो। अगर आपको फ़ोन किया जाए तो उस पर आप अवेलेबल मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन कोई और उठा रहा है या नेटवर्क नहीं लग रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ईमेल आईडी में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो ईमेल आईडी है, कभी कभी हम अपना जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का ऑफिशियल ईमेल आईडी दे देते हैं, जो कि गलत है। आपको अपना व्यक्तिगत ईमेल आईडी उसमें देना चाहिए, जो पर्सनल होता है। पर्सनल हो, और पर्सनल आईडी भी आपका ऐसा हो जो सादा हो और वो आपके नाम से जुड़ा हो। मतलब ऐसे आईडी कुछ लोग बना देते हैं कि डैशिंग बॉय या कूल प्रिंस, इस तरह के बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे मैच्योरिटी पता चलती है। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए उसमें कि प्रोफेशनल है। जैसे rameshkumar@gmail.com, इस तरह की ईमेल आईडी होनी चाहिए। और पता जो है आपका स्थायी पता होना चाहिए, जिसपे कि चिट्ठियां जा सके, जिसपे कि पत्राचार जा सके। इसमें भी सर दो चीज़ें हैं। जैसे आप पते की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मेरा घर कहीं और है, मैं जॉब कहीं और कर रहा हूँ, तो मेरे को कौन सा एड्रेस डालना चाहिए उसमें? आप अपना स्थायी पता ही डालें। घर हमारा भी। हाँ, क्योंकि आप अगर कहीं बाहर रहते हैं, हो सकता है आप किराए के घर पे रहते हो, वहाँ पता नहीं आप वहाँ पे नहीं हो, तब आपकी कोई चिट्ठी आ जाए तो कोई लेने वाला नहीं होगा। अच्छा। तो चिट्ठी के गुमने के चांस होते हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि आप अपना स्थायी पता ही दें। जी, थैंक यू। जैसे आदित्य जी ने आपको बहुत छोटी छोटी बातें, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटे छोटे शब्दों में आपको बता दिए। तो ये कभी आपने बीच में जिक्र किया था पर्सनल जानकारी में क्या मम्मी पापा का नाम या क्या कर रहे हैं वो चीज़ मेंशन करना चाहिए रिज्यूमे में कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जो संस्था आपसे रिज्यूमे मांग रही है वो आप में इंटरेस्टेड है। अच्छा। आपके परिवार में नहीं। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अपने पिता का नाम लिख देंगे, उनकी पोजीशन लिख देंगे, या किसी सरकारी नौकरी में अगर उनके पिता है तो वो जरूर लिखते हैं जी, सरकारी पोस्ट है, ये जो भी पोस्ट है। तो उससे गलत एक इम्प्रेशन जाता है कि आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अपने पिता या परिवार का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो आप लोग को मतलब क्लियर हुआ है कि अपने माता पिता का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं देना है ना? और इसके बाद आगे चलते हैं कि सर जैसे फ्रेशर लड़के होते हैं जो, उनके लिए क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए अप्लाई करते वक्त? क्या चीज़, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो क्या चीज़ वो रिज्यूम में? सर जैसे कि सोशल मीडिया नेटवर्क है आजकल, तो उसमें अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जैसे कि लिंक्डइन हो गया, तो लिंक्डइन में जब प्रोफाइल बनाते हैं या उसमें कैसी प्रोफाइल बनाना चाहिए, या उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्लीज़ थोड़ा सा इस पर गाइड करें। देखिए, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है जी, और वो अच्छी तरह से अपडेटेड है, उसमें सारी लेटेस्ट जानकारी आपने डाल रखी है, तब आप अपना प्रोफाइल उसमें ज़रूर दें। क्योंकि क्या है कि बायोडेटा से आप उतनी अपनी डिटेल में जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे ज़्यादा डिटेल रख सकते हैं, तो वो रहने से फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल है लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, तो आवेदन करने से पहले उसे अपडेट कर लें, और अगर नहीं है तो छोड़ दें, कोई इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई उच्च स्तर का पद है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम लीडर है, तब लिंक्डइन का प्रोफाइल देने से एक वैल्यू उसमें बढ़ती है। आप अपना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब का प्रोफाइल कतई ना लिखें। अच्छा, क्योंकि ये लेजर के लिए होता है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया है जिसकी एक्सेप्टेंस सभी जगहों पे है। तो अगर लिंक्डइन प्रोफाइल आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए, लेकिन अपडेटेड रखिए। तो आदित्य जी ने बताया कि सोशल मीडिया में लिंक्डइन का ही प्रोफाइल शेयर करना है रिज्यूम में, और अन्यथा और दूसरे का नहीं करना है। और अगर वो भी लिंक्डइन में भी प्रोफाइल अपडेट हो तब करिएगा, नहीं है तो आप उसको पहले अपडेट करिए, है ना?
और देन उसके बाद करियर, और देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपकी अपडेटेड है तो अच्छी बात है। हायर अथॉरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फिर ज़रूर दीजिएगा। तो जैसे सर एक और मतलब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो कार्य अनुभव या वर्क एक्सपीरियंस को लेके रहता है, तो वो अपने रिज्यूम में कैसे उसको प्रेजेंट करें कि क्या क्या लिखना चाहिए एक्सपीरियंस में, कि लिख देंगे 5 साल काम किया या 2 साल काम किया, किस टाइप का अपन को रिज्यूम में जो सामने वाले को ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगे। देखिए, आपने रिज्यूमे में सबसे पहले अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो दे दी। उसमें आपने ये भी बता दिया कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और किस कार्य क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस है। तो ये देने से जो मिनिमल जानकारी जो अधिकारियों को चाहिए होती है वो उनको दिख जाती है, तब वो आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति क्वालिफाइड है। इसके बाद आप अपने कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस से शुरुआत कीजिए। जी। सबसे पहले आपको अपना सबसे लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस बताना है, यानी आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो पिछला जो आपका काम है उसकी जानकारी से शुरुआत करनी चाहिए। तो आप अपनी संस्था का नाम बताएं, आप कब से कब तक वहाँ कार्यरत रहे हैं ये बताएं, आपकी पोजीशन क्या है वो बताएं, और छोटा छोटा एक संक्षेप में आपका रोल क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, वो 1-2 लाइन में आप लिख के ज़रूर बताएं। लेकिन आप ज़्यादा फोकस उसी एक्सपीरियंस को करें जो कि जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोजीशन को आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित हो। अगर संबंधित नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख के छोड़ दें, लेकिन जिससे उसका संबंध है उसको ज़रूर आप थोड़ा डिटेल में लिखें। उसके बाद अगला वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप 2-3 जगह पे काम कर चुके हैं तो अगला उसका भी इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आप लिख के बताएं कि मेरा ये वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। अच्छा, तो सर जैसे कि आपने बताया वर्क एक्सपीरियंस के लिए, तो उसमें सर कोई क्रम होता है कि फर्स्ट किसको डालें, सेकंड किसको डालें, या कहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया उसको फर्स्ट डालें, तो वो कोई क्रम कुछ? जैसा मैंने बताया, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसको कहते हैं, यानी कि जो आपका लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस है, जो जहाँ पे अभी आप कार्यरत हैं या लास्ट आपने जहाँ पे काम किया है, वहाँ से शुरुआत करते हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज आप लिखें। अच्छा जी, मतलब जहाँ सबसे पहले किया था उसको सबसे नीचे डालें, फिर दूसरे नंबर पर उसके ऊपर, फिर जो करंट है उसके ऊपर। तो जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो आदित्य जी द्वारा बताया गया है आपको कि किस क्रम में आपको अपने रिज्यूम या बायोडाटा में एक्सपीरियंस डालना है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें आप रिज्यूम और बायोडाटा बनाते वक्त। और इसके साथ आगे चलते हैं, रिज्यूम में शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशन, तो इसको अपन कैसे मतलब अपनी शैक्षणिक योग्यता को रिज्यूम में दर्शाएं कि अट्रैक्टिव लगे और सामने वाला को जो डिमांड है फुलफिल हो सके। देखिए, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, कई बार जो पोस्ट निकलती है गेट एनजीओ जॉब्स पे या अन्य किसी पोर्टल पे भी, तो उसमें योग्यता लिखी जाती है कि जो कैंडिडेट है वो या एमबीए होना चाहिए या बैचलर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। आप जो अपना नाम, अपना टाइटल लिख रहे हैं वहाँ पे भी बता सकते हैं छोटा सा कि एमबीए। खासतौर से जो फ्रेशर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, इनको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको तो लिखना शुरू में ही ज़रूरी है कि आप अपने नाम के नीचे लिख दीजिए कि आपका एमबीए इन रूरल डेवलपमेंट या एमएसडब्ल्यू या जो भी आपकी डिग्री है वो शुरू में लिख दीजिए। अगर वर्क एक्सपीरियंस है, आपने सारा अपना वर्क एक्सपीरियंस बता दिया, उसके बाद आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखिए। शैक्षणिक योग्यता में आपका फिर वही क्रोनोलॉजिकल क्रम में बताइए कि आपने मास्टर्स किया तो पहले मास्टर्स का बताइए, फिर बैचलर का, और फिर मैट्रिक तक जाइए। उसमें आप अपना जो डिग्री है, कोर्स है, उसका नाम लिखिए। फिर उसके बाद कौन सी संस्था से आपने किया है, किस यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज से आपने किया, उसका नाम लिखिए। फिर उसमें आपने कब पास किया वो लिखिए, और कितने आपके उसमें मार्क्स आए, कितना परसेंटेज है, कुल एक उसमें लिख के आप बता सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि सर आपने बताया मार्क्स, तो वहाँ पे क्या परसेंट लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड ग्रेड डाल के चल जाएगा? जो भी आपके रिपोर्ट कार्ड में हो, अगर ग्रेड है तो ग्रेड लिखिए, परसेंटेज तो परसेंटेज लिखिए। जी, क्योंकि सब कुछ जैसे शैक्षणिक कॉलेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रेड देते हैं, कहीं कहीं परसेंटेज होता है, तो जो आपका डिग्री हो उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपकी मार्कशीट लिखा है। जी, तो आपने अभी देखा कि रिज्यूम में कौन कौन सी चीज़ें लिखना चाहिए,
और विशेष छोटी मतलब बहुत बड़ी बातों को बहुत छोटे संक्षेप में बहुत अच्छे शब्दों में आदित्य जी द्वारा आपको बताया गया है। और ये जो प्रोग्राम है ये गेट एंड जॉब की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर ऐसा क्या है जो अपन को रिज्यूम में नहीं लिखना चाहिए या जो चीज़ नहीं उसमें डालना चाहिए जिससे अपना प्रोफाइल पे असर पड़ सकता है या जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है आगे ज्वाइन करने में, तो कौन सी बातें होती हैं प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, अभी तक जितना हमने बातचीत की है वो मैंडेटरी है, वो तो आपके बायोडेटा में होना ही चाहिए जी। इसके अलावा ऐसी जानकारी जो कि मांगी नहीं गई है वो नहीं डालना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग अपना फोटो लगा देते हैं। अच्छा। फोटो लगाना अनिवार्य नहीं, अगर मांगा जाए, अगर जॉब एप्लीकेशन की पोस्टिंग में लिखा है कि आप अपना फोटो डालें तो आप फोटो जरूर डालें, अन्यथा उसकी कोई जरूरत नहीं। जी। फिर कुछ लोग अपना साइन भी करते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। फिर कई संस्थाएं हैं रेफरेंस मांगती हैं कि आपके जहां आपने काम किया है या पहले जहां काम किया है वहां से 2-3 रेफरेंस और उसकी डिटेल आप दीजिए। अगर वो मांगते हैं तब दीजिए, जी। नहीं मांगे देने की आवश्यकता नहीं है। जी। फिर संस्थाएं अगर आपका वेतन, आपकी सैलरी डिटेल नहीं मांग रही है तो मत दीजिए। अच्छा जी। अगर वो मांगती है तभी आप उसमें अपनी सैलरी डिटेल्स डालें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी जो हॉबीज हैं जैसे फुटबॉल खेलना या गाना गाना, उसको भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी कोई आपकी हॉबी है जिससे कि संबंध, आपका संबंध है उस आवेदन से, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे अगर उसका संबंध है तब आप बता सकते हैं। अच्छा जी। वो आपकी एप्लीकेशन को सुदृढ़ करेगा, तब आप बताइए। लेकिन ऐसे इस तरह की हॉबीज डालना अभी के समय में अनिवार्य नहीं है, डालना भी नहीं चाहिए। तो थैंक यू आदित्य जी, मतलब काफ़ी बातें बता रहे हैं और कुछ अन्य बातें हैं जो विशेष मतलब इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहें तो उसमें तो प्लीज़ एक बार बताएं। ये अब जो मैं बता रहा हूँ वो एक बायोडेटा को कैसे लिखें, कैसे प्रस्तुत करें उसके ऊपर है। बायोडेटा को आप सीधे साधे तरीके से बनाएं। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको सादगी से बनाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा रंग मत भरिए, बहुत ज़्यादा इसको आप डिज़ाइनर मत बनाइए, फैंसी मत कुछ बनाइए। लोग कर देते हैं सर, उसको कलरफुल कर देते हैं, ऊपर अलग कलर नीचे अलग कलर, और बर्डिंग भी थोड़ा सा। अगर आप किसी मतलब ऐसी संस्था में अप्लाई कर रहे हैं जो कि चित्रकारी या आर्ट्स से डील करती है तब तो समझ में आता है, लेकिन ऑफिशियल सेक्टर में आपको, प्रोफेशनल सेक्टर में आपको सीधा साधा रिज्यूमे बनाना चाहिए। उसमें काला और सफ़ेद या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे इस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको सादा रखना चाहिए। दूसरा है फॉन्ट जो आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे बनाने में। तो फॉन्ट एरियल, कैलिबरी या टाइम्स रोमन, ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड फॉन्ट्स हैं, इसी का इस्तेमाल करें। साइज जो है फॉन्ट का 10 से लेके 12 इसके बीच में रखें, इससे छोटा और इससे बड़ा मत रखें, क्योंकि ये पढ़ने में इसको आसानी होती है। कैसे रखें? और एक फॉन्ट आपने कहीं इस्तेमाल कर लिया है तो उसी फॉन्ट को हर जगह यूज़ करें। एक यूनिफॉर्म रखें। ऐसा नहीं है कि एक जगह आप टाइम्स न्यू रोमन कर रहे हैं, एक जगह एरियल कर रहे हैं, वैसा ना करें। और जहाँ ज़रूरत है वहीं पे बोल्ड या इटैलिक्स की ज़रूरत के हिसाब से आप डालें। कोई चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको बोल्ड या इटैलिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसको बोल्ड ना रखें। तो आप लोगों को बताया कि जब अपन रिज्यूम बनाते हैं तो एक फॉर्मल लुक कैसे देते हैं, तो आदित्य जी ने बहुत ही मतलब छोटी छोटी बातें हैं बताई हैं आप लोग को, तो उस पर बहुत ध्यान रखिए ना। और आप आगे चलते हैं, अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है वो डिस्कशन रिज्यूम और बायोडाटा पे था। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्चुअली इंडिया में तो नहीं था प्रचलित, बट अभी कुछ दिन से हो गया है कि कवर लेटर दीजिए। तो आदित्य जी कवर लेटर मांगने लगे हैं लोग, तो रिज्यूम और कवर लेटर में क्या अंतर है और कवर लेटर क्यों देना चाहिए और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा उसमें मतलब कवर लेटर होता क्या चीज़ है ये थोड़ा। देखिए, कवर लेटर एक तरह की चिट्ठी है जिसमें आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप उस पोस्ट के लिए क्यों एलिजिबल हैं, कि वो संस्था आपको क्यों ले, वो आपको समझाना है। और जो रेज्यूमे और बायोडेटा है वो आपकी पूरी जानकारी देता है, संक्षेप में देता है। तो कवर लेटर और इसमें यही अंतर है। बायोडेटा में तो आपने अपना नाम, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, सबके बारे में डिटेल बता दी। कवर लेटर में आपको एक चिट्ठी लिखनी है कि मैं
इस पद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और ये कारण है जिसकी वजह से मैं अपने आप को योग्य मानता हूँ। जी ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखना है। और अब जो बात मैं बता रहा हूँ बायोडेटा में भी आपको इस बात पे ध्यान देना है और कवर लेटर में भी ध्यान देना है कि आप अपनी बड़ाई मत करिए मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ऐसा नहीं लिखिए। अच्छा जी। आप ये बात बताइए जानकारी देते हुए कि मेरी पिछली संस्था ने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया जी और इस प्रोजेक्ट में मुझे ये करना था और उसको मैंने जितनी समय अवधि थी उसमें पूरा करके दिखा दिया। तो इसमें आपने क्या है कि अपना बखान नहीं किया, आपने जो किया वो जानकारी आपने उसको दी। तो इस तरह से आपको देना चाहिए और आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि ये जो मैं अपनी खूबी बता रहा हूँ, ये जो मैंने अपना उपलब्धि आपको इस कवर लेटर में बताया है, वो आप इस पद पे अगर आप मुझे रखेंगे तो कैसे काम आएगा, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। कवर लेटर में इतना ही करना होता है, उसमें आपने जो बायोडेटा में जो भी लिखा है उसको रिपीट नहीं करना है जी। वो तो आपके बायोडेटा से पढ़ ही लेगा जी। यहाँ पे वो अन्य जानकारी आपको देनी है, तो यहाँ पे आप थोड़ा विस्तार में भी लिख सकते हैं। अच्छा। और हाँ, एक और चीज़ रहेगी कि बायोडेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्नों का होना चाहिए। अच्छा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कवर लेटर भी 1 पन्ने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो दर्शकों श्रोतागण, जैसे कि आदित्य जी ने बताया कि कवर लेटर है वो 1 पेज से 1 पन्ने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा है रिज्यूमे बायोडाटा। रिज्यूमे बायोडाटा 2 पेजों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और इसी के आगे चलते हुए सर एक और मतलब लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि हम जब सर रिज्यूम भेजते हैं, ईमेल करते हैं, तो ईमेल में अपन सर रिज्यूम बायोडाटा में तो सब दे दिया, कवर लेटर में सब लिख दिया, तो ईमेल बॉडी में क्या लिखें, कुछ लिखें कि नहीं लिखें, और लिखें तो क्या लिखें और किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जी, ईमेल से आजकल रिज्यूमे और जो भी एप्लीकेशन है वो भेजी जाती है। तो आप ये बात समझिए कि जो HR ऑफिसर है वो आपका बायोडेटा, कवर लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म से भी पहले आपका ईमेल पढ़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। तो आपका जो पहला इंप्रेशन है वो ईमेल से ही जाता है, तो इसलिए आपका ईमेल जो है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी। अब उसको करना कैसे, उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप उसको जिस ईमेल आईडी से भेज रहे हैं वो वही हो जो आपने बायोडेटा में बताया है। अच्छा, ये भी सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ सर, कुछ होता है कि हमने वो उसमें अलग ईमेल कर दिया, इससे अलग कर दिया। देखिए छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं। बहुत मैटर करते हैं। जी बिल्कुल सर। तो उसी ईमेल आईडी से आप भेजें जी। जो कि आपने बायोडेटा में बताया है। फिर आप उसकी सब्जेक्ट लाइन लिखें। सब्जेक्ट लाइन को खाली नहीं छोड़ना है। सब्जेक्ट लाइन में आपको थोड़ा सा बस छोटा सा ही लिखना है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अच्छा जी। आप उस पोजीशन का नाम लिख दीजिए, एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर भोपाल, जैसा भी हो। जी। फिर उसके बाद जो ईमेल की बॉडी है उसमें भी आपको बहुत तामझाम नहीं लिखना है। आप सीधा लिखिए कि मैंने आपका पोस्ट का एडवर्टीजमेंट यहाँ देखा था और इस पोजीशन के लिए मैं अपना एप्लीकेशन दे रहा हूँ या बायोडेटा रिज्यूमे अटैच्ड है, कृपया मुझे मौका दें। इसको आप अंग्रेजी में लिख के भेजें। और हाँ, इस बात का भी ध्यान देना है आपको कि अटैचमेंट को चेक कर लें। कई बार क्या होता है, हम ईमेल तो लिख देते हैं, अटैचमेंट देना भूल जाते हैं। जी। तो उसको चेक कर लें। ये मान लीजिए आपने सब कुछ चेक किया लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, अटैचमेंट मिस हो जाता है। तो अगर ऐसा हो गया है, ईमेल चला गया है, तो आप एक दूसरा ईमेल लिखें जिसमें आप अटैचमेंट डाल दीजिए और उसमें क्षमा मांगते हुए कि अपॉलॉजीज, मैं अटैचमेंट डालना भूल गया, प्लीज़ फाइंड अटैच। तो उसमें घबराएं नहीं। इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप ईमेल लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, जो आपके अटैचमेंट है, जैसे आपका रिज्यूमे है जी, वो जो फाइल है आपकी कंप्यूटर पे, उस फाइल का नाम भी सही तरीके से लिखना है। जैसे अगर आपका रिज्यूमे है तो उसमें अपना नाम रमेश कुमार _ रिज्यूमे ऐसे करके रख सकते हैं। और हाँ, अगर उन्होंने बायोडेटा मांगा है तो आप उसमें रमेश कुमार बायोडाटा लिखिए। अगर रिज्यूमे मांगा है तो आप रिज्यूमे लिखिए। CV मांगा है तो CV लिखिए। कवर लेटर मांगा है तो कवर लेटर लिखिए। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले की जो डिमांड है, सामने वाले ने जो रिक्वेस्ट आपको बताया है, मांगा है, सिर्फ वो दीजिए। अपने से कुछ एडिशनल उसमें ना रखें। प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करो उस डॉक्यूमेंट्स को, नाम देख के ही समझ जाए कि इसमें क्या अटैचमेंट है। जी।
जी। और सर रिगार्ड्स, और जब ईमेल समाप्त हो जाता है उस पर रिगार्ड्स लिखते हैं या बॉन्ड्स लिखते हैं, तो वहाँ क्या ऐसा लिखना चाहिए या ये लिखना चाहिए, या वहाँ पे अपना एक ईमेल सिग्नेचर होता है सर? ईमेल सिग्नेचर में, क्योंकि आपने प्रीवियस डिस्कशन में बताया था कि करंट ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी यूज़ नहीं करना है, अगर हम पर्सनल देंगे तो पर्सनल में मुझे सिग्नेचर में क्या डालना चाहिए? देखिए, सिग्नेचर आप अगर अपना डाल रहे हैं तो उसमें आप एक व्यक्तिगत तौर पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी संस्था के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे, तो अपना संस्था का सिग्नेचर डालना सही नहीं है। आप अपना व्यक्तिगत सिग्नेचर डालिए जिसमें आपका नाम हो, फोन नंबर हो, अगर पता छोटा सा आप डाल सकते हैं जी, वो करें। लेकिन आप ये मत डालिए कि आप जहाँ पे कार्यरत हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उस पोजीशन का नाम लिखना, उस संस्था का नाम लिखना, वो सही नहीं होता है। सही। तो आप सिर्फ अपना नाम लिखिए, फोन नंबर लिखिए। तो आदित्य जी द्वारा आपको रिज्यूम, बायोडाटा, सीवी और कवर पेज, और उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट जो भेजे जाते हैं और जिसके माध्यम से भेजना होता है ईमेल, ईमेल कैसा लिखा जाता है प्रॉपर आपको आदित्य जी द्वारा गाइड किया गया है। और इसके बाद सब चीज़ें ऑलमोस्ट मुझे लगता है कवर हो गई हैं। और अगर इसके बाद भी अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चन है, कुछ आंसर है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो प्रोग्राम है मतलब गेट एनजीओ जॉब्स के द्वारा दिया जा रहा है, दर्शकों की डिमांड पे दर्शकों ने कमेंट किया था कि मुझे इसके बारे में एक गाइडेंस मिल जाए, तो 1 बाय 1 तो हो नहीं सकता है। तो फिर सर से हमने रिक्वेस्ट किया, तो सर ने अपना बहुमूल्य समय अपनी दैनिक दिनचर्या से निकाल के हमें दिया है। तो और उसके साथ सर एक क्वेश्चन और छूट गया है मेरा, तो मैं सर जो ईमेल करते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन को, कभी कभी क्या होता है सर कि आप जैसे दिन भर जॉब करके आए, रात में फ्री होते हैं, तो इसका टाइमिंग का भी कोई वो होता है कि कभी भी कर दें सर, रात को 10 बजे ईमेल कर दिया, रात को 1 बजे कर दिया, या दिन में करें हम ईमेल, कब करना चाहिए ये चीज़? देखिए, ईमेल बेहतर रहता है कि आप ऑफिशियल टाइमिंग में ही करें जी। लेकिन कई बार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से ईमेल भेजना एक अनप्रोफेशनलिज्म बताता है। तो अगर नहीं हो सकता है तो आप रात को 7-8 बजे तक ईमेल करें तो ठीक रहता है। बहुत लेट नाइट अगर आप करते हैं तो एक इम्प्रेशन बनता है कि आप इतना लेट नाइट जागते हैं जी, तो एक उससे गलत इम्प्रेशन भी बन सकता है। और दूसरा एक ट्रिक आप अपना सकते हैं कि आप अगर रविवार की शाम को मेल करते हैं जी, तो क्या होता है कि जो एचआर ऑफिसर है सोमवार पहुंचते हैं अपने ऑफिस और सबसे पहले अपना ईमेल चेक करते हैं, तो आप उनका जो अटेंशन है वो आपके ईमेल पे ज़रूर जाएगा। तो अगर कोशिश करें कि रविवार की शाम को आप ईमेल करें, ये एक ट्रिक है। दूसरा ये भी है कि आपको जो फाइनल डेट बताई गई है, डेडलाइन जो दी गई, उससे थोड़ा पहले ही ईमेल करें, बहुत जल्दी भी ना करें जी, कि जैसे ही जॉब की पोस्टिंग के लिए आपने फट से एप्लीकेशन भेज दिया, उससे ये इंप्रेशन बनता है कि आपने अपने बायोडेटा पे मेहनत नहीं की है, आपके पास बना बनाया था, आपने भेज दिया क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया। और बहुत लेट करते हैं जी, तो ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये इंप्रेशन बनता है कि आप काम को टालने वाले हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ये भी इंप्रेशन बन सकता है। और उससे नुकसान ये भी हो सकता है कि कई बार कुछ लोगों ने आपसे पहले बायोडेटा भेज दिया होगा तो एचआर अपना काम उसी समय से करना शुरू कर देता है और आपके चांसेस कम हो जाते हैं, दूसरों के बायोडेटा उनकी नज़र में पहले आ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर रहता है कि जॉब पोस्टिंग के में जितना टाइम दिया गया है, मान लीजिए आपको 15 दिन अगर दिए गए हैं तो आप 4-5 दिन के बाद अपना बायोडेटा भेजें। जी, जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आपको बताया टाइमिंग को लेके कैसे रिज्यूम भेजें, और मैं भी थोड़ा सा ऐड करूँगा, जैसे अगर कभी कभी ये होता है कि नहीं मिल रहा है टाइम, तो ईमेल में एक फैसिलिटी जैसा शेड्यूलिंग करना, तो शेड्यूल भी कर सकते हैं, रात में भेज दें और मॉर्निंग का 10 बजे का टाइम या 9:30 का टाइम भी करके सेंड कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये बात है कि अगर ये शेड्यूलिंग कर दिया या आपने नाइट में भेजा, तो सबसे पहले अगर आपके रिज्यूम पर नज़र पड़ेगी एचआर की तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे कि सर ने आपको बताया। तो अभी तक के लगभग जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब कवर कर लिए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है। ऊपर नीचे सब क्वेश्चन सबको अरेंजमेंट करके प्रॉपर प्रोफेशनल वे में आपके सामने सर ने आपको बताया। बहुत बड़ी बड़ी बातें
थी ये, इसको बताने के लिए मुझे लगता है कि सीरीज बनानी पड़ती, लेकिन सर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में आप लोगों के सामने रखा है। तो मुझे और सर को आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने रिज्यूम में, बायोडाटा में और कवर लेटर में और ईमेल में ज़रूर परिवर्तन करेंगे। और जो भी आपको गेट एंड जॉब्स के माध्यम से जॉब मिलती है उसको प्रॉपर देख के आप अप्लाई करेंगे और आशा करते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। और हम सर से चाहते हैं कि अगर 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे श्रोतागणों के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं, मैसेज? मैं ये मैसेज आपको देना चाहूँगा कि ये आप कितना भी अच्छा बायोडाटा रिज्यूमे बनाएं, कितनी अच्छी एप्लीकेशन आप लिखें, उसमें कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपका चयन होगा ही कि नहीं होगा जी। लेकिन आप अपनी संभावना बढ़ा सकते हैं अगर आप इन सभी बातों को अपने रिज्यूम में डालेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपना बायोडाटा और एप्लीकेशन बनाएं और भेजें। इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे और आप सभी को शुभकामनाएं। गुड लक। थैंक यू आदित्य जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के और भी अगर कुछ आपको टॉपिक पे डिस्कशन करने या जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगा है। सर का अपने टाइम निकाला, ऑफिशियल पर्सनल टाइम में से निकाल के दिया। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा बना है और आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है तो कितना है। हाँ, और प्रदीप जी, मैंने जो भी जानकारी दी है उसको लेके मैंने बहुत डिटेल आर्टिकल लिखा है जो कि हिंदी भाषा में है। जी जी सर। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इस आर्टिकल को आप अपनी वेबसाइट पे डालें और उसका लिंक अपने श्रोताओं के साथ शेयर करें ताकि उसको पढ़ के अच्छे से अपना रेज्यूमे बना सकें। जी जी बिल्कुल, ज़रूर। ये बहुत वैल्यूबल मतलब सपोर्ट किया है सर ने। और ये आर्टिकल मैं ज़रूर अपने वेबसाइट पर और यूट्यूब के पेज पर मैं वहाँ डालूंगा, तो आप वीडियो भी देखिएगा। और वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहते पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा वो वहाँ पे एक आर्टिकल रहेगा, तो आप उसको देखिएगा, उस पर भी कमेंट करिएगा कैसा लगा आपके लिए। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, जय श्री राम, गुड नाइट।